नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सजेता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्रशासन द्वारा हटाया गया अवैध अतिक्रमण, शहर में हो रही दिन दहाड़े लूट, फिर महिला हुई शिकार, आईसीआईसीआई बैंक फर्जीवाड़ा, फिर आया एक और मामला सामने। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रशासन ने हटाया परशुराम आश्रम का अवैध अतिक्रमण। नेशनल हाईवे के किनारे सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए परशुराम आश्रम का अतिक्रमण हटाने दल बल के साथ प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और आश्रम के नाम पर सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने कार्यवाही की गई। ऐसा माना जा रहा है कि अतिक्रमण एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि यह सब करने में कई वर्ष लगे होंगे। ऐसे में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि यह सब करने में कई वर्ष लगे होंगे। ऐसे में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही माफिया विरोधी मुहिम को लेकर प्रशासन सक्रिय हुआ तथा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई, जिसके बाद आश्रम व्यवस्थापक द्वारा यह शर्त रखी गई कि बिल्डिंग को तोड़कर गिराने के एवज में इसका इस्तेमाल किसी सरकारी व बेहतर कार्य के लिए किया जाना चाहिए। इन दिनों पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही जोर शोर से की जा रही है। गुंडों बदमाशों द्वारा किए गए अतिक्रमण को नेस्तनाबूद तो किया जा रहा है, साथ ही बाबाओं द्वारा बनाए गए मठ मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा बैठे हैं। ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ सरकार पूरी तरह से कार्यवाही कर रही है। इस दिशा में प्रशासन भी कोई भी कोताही नहीं बरत रहा। ऐसे ही एक मामला रीवा शहर में देखने को मिला, जहां नेशनल हाईवे से लगी हुई सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने मंदिर, हवन कुंड एवं आश्रम बना लिया, जिसका नाम दिया गया परशुराम आश्रम। सरकार की नजर में इस आश्रम पर पड़ी, जिसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला पहुंच गया। इसको तोड़ने की कार्यवाही शुरू हो गई, जिसके बाद बातचीत मान मनौती का सिलसिला शुरू हुआ और आश्रम के संचालकों ने आश्रम को ना तोड़ने की बात कही। प्रशासन ना माना, तब उन्होंने लिखकर दे दिया बिल्डिंग ना तोड़ी जाए। इस बिल्डिंग का इस्तेमाल प्रशासन अपनी इच्छा से जो भी चाहे कर डाले। वहीं प्रशासन भी इस बात को मान गई और फिलहाल अतिक्रमण नहीं हटाया गया। पूरी जगह का मुआयना करने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब यह भविष्य में तय किया जाएगा इस जगह का इस्तेमाल किस तरीके से और कब करना है। हालांकि शाम होते होते अवैध अतिक्रमण को ढहाने की कार्यवाही की गई। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आए, एक विधायक जी के द्वारा बड़ा निकृष्ट कार्य किया गया है, जो हिंदू धर्म को, हिंदू आस्था को, हमारी भारतीय संस्कृति को, साधु संत को, गौ ब्राह्मणों को नष्ट करने का, रीवा की रियासत को नष्ट करने का कार्य जो यह राजनीति के तहत हो रहा है, बिल्कुल नगण्य है, अति नगण्य है। कितने भी शब्दों में मैं इसकी भर्त्सना करूं बहुत कम है। चूंकि मैं अभी काशी गया था, वहां पर करोड़ों करोड़ों दीपदान कोरोना निवारण के लिए सीएम और पीएम के द्वारा किया गया बाबा विश्वनाथ की नगरी में। यहाँ भी हम 5-7 साधु संत प्रतिदिन कोरोना निवारण के लिए सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी के रूप में श्री राम जय जय राम और जनता कॉलेज तक जाते हैं और आते हैं। यहाँ माताएं बहनें आती हैं जो पूजा पाठ करती है। ऐसी आस्था को कुचलने का एक सोची समझी राजनीति के तहत जो नगण्य है, वो माननीय नकेन सिंह के द्वारा ऐसा कार्य मैंने कल्पना नहीं किया था कि शिवराज सिंह के चौहान जी के इस मंत्रिमंडल में ऐसे भी निकृष्ट विधायक कार्य करेंगे और इस देश को चलाने का प्रयास करेंगे, संस्कृति को तोड़ने का प्रयास करेंगे, साधु संत को मारने का प्रयास करेंगे। तत्काल अल्टीमेटम दिया गया, कल दिया गया। बताइए, मैं लंगोटीधारी हूँ, मेरे कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं माननीय शिवराज सिंह से है, कलेक्टर साहब से, आप लोगों से पूछता हूँ, जहाँ लेकर के चलिए, मैं तो भजन करूँगा। मैं तो यहाँ मेरी पैदाइशी है, मैं 11-12 साल बनारस में रहा, एजुकेशन मेरा शास्त्री का है। मैं राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर टिकुरी से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर 4 महीने से रह रहा हूँ और यह मंदिर आज 15 वर्ष से स्थापित है, 20 साल से। देखिए, मेरे यहाँ का नियम है कि मैं यहाँ हर मंगलवार को और शनिवार को आता हूँ। आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि थोड़ा लेट आया और जब मैं यहाँ पर इस स्थल पे आता हूँ तो यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, शनि भगवान का मंदिर है और मुझे ऐसा लगता है कि ज़िले का सबसे भव्य भगवान परशुराम का मंदिर है। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं देख के थोड़ा हतप्रभ रहा कि यहाँ पर तो भाई जेसीबी खड़ी हुई हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं। मुझे लगा क्या कुछ घटना हो गई,
क्या कुछ लड़ाई झगड़ा कर दिया असामाजिक तत्वों ने, लेकिन जब मैंने आकर के देखा तो मैंने तो गणित कुछ दूसरी ही पाई। मैंने ये पाया कि मंदिर के नाम पे राजनीति करने वाले शिवराज सिंह चौहान की सरकार यहां पर अतिक्रमण के नाम पर मंदिर को गिराना चाहती है। भगवान परशुराम के, हनुमान जी के, भगवान शनि के मंदिर को गिराना चाहती है अतिक्रमण के नाम पर, और उनकी एक यज्ञशाला बनी हुई है, संतों को मार के यहां से भगाना चाहती है। मुझे ऐसा बताया गया कि सरकारी ज़मीन है। मज़े की बात यह है कि रीवा प्रशासन को और शिवराज सिंह चौहान जी को समदड़िया का भवन मंदिर लगता है, बंसल के भवन मंदिर लगते हैं, ठेकेदारों की रोड मंदिर लगती हैं, पूरे शहर को खुदवा दिया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लोगों से जुड़ी हुई आस्था का एक मंदिर है कहीं, तो उसमें प्रशासन को और शिवराज सिंह चौहान जी को अतिक्रमण लगता है और वो उसको हटाना चाहते हैं। मेरा ये कहना है, क्या हमने अयोध्या मंदिर को नहीं बनाया अच्छे से? क्या अगर हमारी संस्कृति रही है कि अगर हमें कहीं भगवान शंकर की, हनुमान जी की मूर्ति अगर कहीं मिल गई, पुराने समय की भी मूर्ति मिल गई, 400 साल पुरानी, 4000 साल पुरानी या 40,000 साल पुरानी, हमारी रामलला की तो एक छोटी सी मूर्ति थी, क्या उसमें राम मंदिर नहीं बना? क्या सरकार, अगर ये सरकारी ज़मीन है तो ये तो और अच्छी बात है, सरकार को इसको अपने हाथ में लेना चाहिए, इसकी एक कमेटी अच्छी बनाना चाहिए, बशर्ते कलेक्टर के अंडर बनाएं, और इसको एक भव्य धार्मिक स्थल के रूप में उनको बना करके जनता को देना चाहिए। सरकार कर क्या रही है? सरकार बोल रही है जेसीबी लाओ और हम गिरा देंगे। आप मंदिर गिरा देंगे? क्या आप हमारे दिल से भगवान की प्रतिमा हटा सकते हैं? क्या ये कोई नाली है? क्या ये कोई अवैध दुकान है कि जिसको आप गिरा देंगे और साफ हो गया? साहब, ऐसा नहीं होता है। मेरी गुजारिश है शिवराज सिंह चौहान जी से कि राम के नाम पे, परशुराम के नाम पे सिर्फ राजनीति मत करिए, उसको आत्मसात भी करिए, क्योंकि राजनीति के बाद भी एक जीवन होता है। आपकी आस्था ही आपको दूसरे लोक में सुखी रखेगी। नेशनल हाईवे की ज़मीन पर परशुराम आश्रम बना हुआ है। ये ज़मीन वास्तविक रूप से नेशनल हाईवे की ही है और आज यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। आपस में बात की जा रही है, अभी उसका कुछ समाधान पूरे जगह का मुआयना करके और हर स्थिति का आकलन करके उसके बाद कार्यवाही की जा रही है। भू माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। कल आपने देखा था कि सफारी होटल के पीछे पीली कोठी के पास एक भू माफिया का ज़मीन दोस्त किया गया है दुकान को। अब ये कार्यवाही हर जगह की है। इस तरह का कोई भी दबाव प्रशासन के ऊपर नहीं आ रहा है और जहाँ भी भू माफियाओं के द्वारा इस तरह के अतिक्रमण की कार्यवाही की गई है वहाँ की जाएगी, और अन्य जगह भी जहाँ भी अतिक्रमकों ने अनावश्यक अतिक्रमण किया हुआ है और शासन को ज़मीन की आवश्यकता है तो हर जगह इस तरह से अतिक्रमण हटाने का कार्यवाही प्रारंभ होगी। शहर में दिन दहाड़े महिला के साथ लूट, महिला का पर्स छीन, चंपत हुए बाइक सवार 2 युवक। शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके शिल्पी प्लाजा के सामने पल्सर सवार युवक एक महिला का बैग छीनकर दिन दहाड़े फरार हो गए। चीखती चिल्लाती महिला की आवाज जब तक लोग सुन पाते, आरोपी रफूचक्कर हो चुके थे। घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। लूट का शिकार हुई महिला दीक्षा श्रीवास्तव ने बताया कि वह स्कूटी में सवार होकर ढेकहा की ओर से बाजार आ रही थी। तभी 2 पल्सर सवार युवक साक्षी ज्वेल्स के समीप बगल से आए और बैग छीनकर रफूचक्कर हो गए। थाने में शिकायत होने के बाद महिला को कंट्रोल रूम में बने सर्विलांस में भेजा गया, जहां महिला ने पल्सर सवार युवकों को कैमरे में भागते हुए देखा है, जिसके बाद पुलिस अज्ञात बदमाशों की खोज में जुट गई है। पीड़ित महिला ने बताया कि बैग में 3000 नगद, मोबाइल समेत कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। मैं यहाँ से ढेकहा तरफ से आ रही थी, मैदानी की तरफ से, तो बैग में रखी हुई थी कॉपी किताब और अपना जो पर्स भी था वो स्कूटी पे टांगी हुई थी। तो वहाँ से एक्चुअली टैंकर आ रहा था, तो टैंकर से पानी गिरा। तो आपको पता है सड़क बन रही है तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, जाम लगा है। तो जैसे मैं ये आप गायत्री मंदिर से मोड़ से मुड़ते हो, जायका साक्षी ज्वेलर्स और जायका के बीच वाला जो चौराहा है, जो मोड़ है, तो मैं जस्ट ऐसे गाड़ी की हूँ, ऐसे गाड़ी की मोड़ने के लिए की हूँ। इतने में मेरा बैग फंसा हुआ था, उसमें स्कूटी में सामने ही फंसा था। गलती थोड़ी ये है, प्लीज़ और लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे मत फंसा के बैग चलिए। उसके बाद जस्ट उसने बैग एकदम से हाथ से निकाल लिया और मैंने अच्छी तेज़ से चिल्लाया, क्योंकि वो
पर्स एकदम से निकालेगा, इतना ध्यान में नहीं था, और अगल बगल इतनी गाड़ियाँ होती है कि आप इतना नहीं सोच पाते हो। और उसने बुलोवर मतलब पहना हुआ था, जहाँ तक मैंने ध्यान दिया पूरा पल्सर पे है, बाइक पे, और इतना तेज़ बाइक भगाया कि उसका पीछा करना मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। कितने लोग थे? 2 लोग थे वो लोग, और काफ़ी मुश्किल से मैं आगे तक गई भी हूँ, चिल्लाई भी हूँ। इवन मुझे 2 पुलिस वाले भी उधर दिख रहे थे, तो मैं इसलिए भी तेज़ से चिल्लाई हूँ कि यही लोग पीछा कर लें उसका। कहाँ की ओर भागे हैं? वो लोग एक्चुअली ये भागे रूप मिलन तक तो मुझे दिखे हैं, उसके बाद वो कट कहाँ मारे हैं तो वो साइबरला में मैंने ऊपर देखा है। तो अगर पुलिस चाहे तो अभी भी ढूंढ सकती है। बैग में क्या क्या था आपके? बैग में मेरे मोबाइल है, मेरा पर्स में पैसे हैं 3000 रुपये, टिफ़िन है मेरा, बस इतना ही है। पेन डले होंगे। मैं घर के लिए लौट रही थी, एक्चुअली मैं कोचिंग का सामान अमन ले रही। घटना की जानकारी मैंने अमैया पुलिस थाने में दी हुई है, प्लस तुरंत ही मैं गई हूँ। इवन मैंने थोड़ा सा दिमाग से काम भी लिया, वो चौकी के पास आई हूँ तो वो बोला कि तुरंत आप कहीं मत जाइए, पहले घर मत जाइए, पहले आप चौकी जाइए। तो मतलब मुझे घटना को 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मैं 5 मिनट के अंदर चौकी भी पहुँच गई हूँ, 10 मिनट के अंदर। अब थोड़ा देखिए मेंटली तो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मेरे उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, सीसीटीवी में प्योर दिख गए, मेरा पर्स छीनते दिख गए, इवन सब कुछ करते दिख गए। अगर थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा क्रिएटिव होके किया जाए, क्रिएटिव के साथ थोड़ा सा रन फ्लो में आ जाए ना, आप सारे देखिए वो लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से उनकी बाइक में पीछे नंबर नहीं दिख रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने अभी लाइफ में सीसीटीवी इस तरह का देखा है कि हम लोग दिखते हैं उसमें। फिर सेकंड टाइम जब वो लोग यहाँ मार्टन से जा रहे हैं और जब वो कट मारते हैं, भैया अगर ये पता कर लिया जाए रीवा से बाहर तो जा नहीं पाएंगे अभी, तो इतना अगर 2 बजे से लेकर 3 बजे के टाइम तक अगर उनका पीछा सीसीटीवी से कर लिया जाए, पक्का है कि वो मिल ही जाएंगे। क्या आपका पीछा कर रहे थे? कहाँ से? अब वो मुझे नहीं समझ में आया कि पीछा कर रहे हैं, आपको थोड़ी ना पता होता कि आपका कोई पीछा कर। जगह जगह पुलिस बैठती है, तो कुछ ऐसी जगह चौराहे पे तो बैठे जहाँ पे ये घटनाएं ना हो सके। आईसीआईसीआई बैंक फर्जीवाड़े में सहायक बैंक प्रबंधन के खिलाफ तीसरा मामला हुआ दर्ज। बैंक के ग्राहकों के साथ हुए फर्जीवाड़े के बाद एक एक करके ठगी का शिकार होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग के नाम सामने आ चुके हैं जिनसे ठगी की गई है और 10 लोगों से 51 लाख रुपए ठगी करने के मामले में तीसरा मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी भी बैंक प्रबंधक पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत जयस्तंभ के समीप आईसीआईसीआई बैंक का है, जहां बैंक में तैनात सहायक बैंक प्रबंधक राजेश यादव द्वारा खाता धारक फर्जी एनओसी जारी कर उनके द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए हजम कर लिए गए, जिसकी शिकायत चिरोला कॉलोनी निवासी प्रशांत पांडे समेत अन्य लोगों ने थाने में दर्ज की। खातेदार की शिकायत के बाद सिविल लाइन थाने में आरोपी सहायक बैंक प्रबंधक राजेश यादव के खिलाफ 420 व 419 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके पहले भी आरोपी सहायक बैंक प्रबंधक के खिलाफ कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ यह तीसरा मामला पंजीबद्ध हो चुका है। जानकारी के मुताबिक इस फर्जीवाड़े में मेन सहायक बैंक प्रबंधक द्वारा 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई है। बैंक में हुई इस फर्जीवाड़े को लेकर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया बैंक में हुए इस फर्जीवाड़े की शिकायत थाने में दर्ज है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कई मामले सिविल लाइन थाने में दर्ज किए गए हैं तथा आरोपी की तलाश की जा रही है। एक व्यक्ति ने एक बैंक में रहते हुए सब धोखाधड़ी की वारदात की। चूँकि जिनके साथ धोखाधड़ी हुआ है उनकी गलती नहीं है। क्या होता है कि पहली कार्रवाई के बाद ढेर सारे लोग उपस्थित होते हैं और उनकी बातों को सुना जाना जरूरी है। तो पहली एफआईआर ली, उसके बाद तमाम लोग आए, फिर उनकी एक और एफआईआर ली, उसके बाद और भी तमाम आवेदन आते गए। तो हमने कहा कलेक्ट कर लो और फिर सबके के आवेदन पे एक एफआईआर और दर्ज करेंगे। तो उसके तहत एक एफआईआर ली गई है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय मिलना चाहिए। लेकिन यह धोखाधड़ी चिटफंड टाइप की धोखाधड़ी नहीं है, यह एक ऐसी धोखाधड़ी है कि लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए एक आपराधिक इसके व्यक्ति पे भरोसा किया जो बैंक में असिस्टेंट मैनेजर था, और उस असिस्टेंट मैनेजर ने उन लोगों के भरोसे का कत्ल किया और सीधा कत्ल करना कहिए, भरोसे को बिल्कुल तोड़ा और उस भरोसे के जरिए वो हेरा फेरी करके तमाम राशि का हेर फेर कर लिया। तो उस व्यक्ति की तलाश है। उसके पिता जो है भी गायब है मौके से। उसकी लास्ट लोकेशन कुछ समय पहले नागपुर पता चली थी। हम उसकी लोकेशन और उसको पता पकड़ने के लिए प्रयासरत हैं और हम उसको पकड़ के जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे पड़े। बैंक प्रबंधन का सुपरविजन कमज़ोर था। देखो क्या है कि अगर हम जैसे अभी ये लोग आए तो हमारे सीएसपी को जांच क्यों दी गई, क्योंकि एक सुपरवाइजरी ऑफिसर का जांच करता है तो कहीं ना कहीं तथ्य सामने आता है।
तो जो एक व्यक्ति बैंक में तमाम लोन का तमाम चीज़ें चल रही हैं, लोन वाले का भी सुपरविजन कमज़ोर कहीं ना कहीं बैंक का रहा है। और जो तीसरा मामला कायम है, उसमें मैंने थाना प्रभारी को यही बोला है कि सुपरविजन यदि में गड़बड़ी हुई है तो उसको भी चेक किया जाए कि सुपरविजन के लिए जवाबदेह कौन है, क्योंकि इस तरह की चीज़ आम आदमी के साथ धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। आम आदमी का अधिक से अधिक हित होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। निपनिया पुल का अधूरा निर्माण होने की वजह से उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित। रीवा शहर में नवनिर्माणाधीन निपनिया पुल का मंगलवार को लोकार्पण किया जाना था, परंतु पुल का पूरा निर्माण न होने के साथ साथ राजकीय शोक होने की वजह से उद्घाटन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि निपनिया पुल का उद्घाटन रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा किया जाना था, जिसके लोकार्पण के पहले श्री शुक्ल निरीक्षण करने पहुंचे और अधूरा कार्य देख उन्होंने तत्काल कार्य पूरा किए जाने के निर्देश जारी किए और हाल में होने वाले लोकार्पण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। और मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उद्घाटन को राजकीय शोक व अभी और कुछ काम करना बाकी होने की वजह से लोकार्पण का कार्य स्थगित किया जा रहा है। कार्य पूरा होने के उपरांत ही लोकार्पण किया जाएगा। नहीं, अभी इस उद्घाटन को आगे बढ़ा दिया है। अभी इसमें कुछ काम और करना बाकी है। कुछ हमने और भी कहा है कि वो निपनिया तिराहा जो है वहाँ से रोड कंक्रीट की पूरी उस लेवल से लाके और इस पुल में मिलाएं, जिससे कि पता न चले स्लोप का। और इधर इस पुल से लेके इसके पुल के पीछे से जो रोड जाती है उससे मिलाना है, तब जाके ये कंप्लीट होगा काम। तो अभी निरीक्षण करने आए हैं, इसका लोकार्पण आने वाले दिनों में होगा। पूरे निपनिया के लोगों में के डिमांड में ये पुल स्वीकृत हुआ था और सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। और एक मांग इन्होंने अभी की है जो कि हमको बहुत उचित लगता है कि इस पुल को वहाँ तिराहे में मिलाया जाए और इधर तिराहे में मिलाया जाए। तो वो मांग पूरी करना है, बोल दिया हमने। और जब वो काम वहाँ तक हो जाएगा उसके बाद भव्य लोकार्पण होगा। लोग आना जाना शुरू कर देंगे, इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा लोगों को। और फाइनल लोकार्पण जो है वो बाद में करेंगे। राजकीय शोक है, इसके कारण भी इस कार्यक्रम को निरस्त किया था। और अब देखने के बाद ऐसा मुझे लग रहा है कि जो अतिरिक्त रोड बनाने की मांग आई है उसको पूरा करने के बाद लोकार्पण करें। श्रमिक की मौत के बाद परिजनों ने जताया आक्रोश। मामला जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित एक रेस्ट हाउस का है, जहां कार्यरत एक श्रमिक की अचानक मौत से गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। परिजनों के मुताबिक जनेह थाना अंतर्गत सूती रेस्ट हाउस में काम कर रहे मुकेश आदिवासी की मौत के बाद परिजनों ने मंगलवार की सुबह चक्का जाम कर विरोध जताया तथा मृतक के परिजनों ने जनेह थाने पहुंचकर सूती रेस्ट हाउस के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने समेत मुआवजा दिलाए जाने की मांग करने लगे, जिसके बाद मौके पर मौजूद त्योथर नायब तहसीलदार ने परिजनों को समझाइश देकर सड़क में किए जा रहे चक्का जाम को खत्म कराया। ये सिंचाई विभाग का रेस्ट हाउस, उसमें काम करने के लिए बुलाया गया था। उसमें एक मुकेश पिता रमेश, करीब 25 साल उम्र है उसकी, ये 17 तारीख के दिन काम कर रहा था तो वहाँ गिर गया था। गिरने से उसको चोट आई थी, उसको जीवन ज्योति हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। गई रात उसकी मृत्यु हो जाने से उसका पीएम वगैरह हो गया है, सुपुर्द कर दिया गया था उसका शव परिजनों को। परिजनों ने आज वहाँ जाम लगाकर प्रदर्शन किया और कुछ मांगे की थी सिंचाई विभाग के द्वारा। वो मांगे उनकी पूरी कर दी गई। उनको लिख के दे दिया गया है कि परिजनों को 2 लाख रुपए, 3 एकड़ ज़मीन और कोई एक नौकरी ये दी जाएगी। उसके बाद से वहाँ पर मामला समाप्त हो गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार।
मंगलवार को कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में NMOPS राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को लेकर जिला अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर राकेश शुक्ल, रामपाल गौतम, श्रीमती प्रियंका सिंह, श्री कमल नारायण त्रिपाठी एवं श्री बुद्धिमान मिश्रा उपस्थित रहे और सरकार का ध्यान अपनी मांगों के संबंध में अवगत कराया। कॉन्फ्रेंस रखी है किस कार्यक्रम में? आप लोगों को पता चला होगा कि मध्य प्रदेश शासन ने 27 दिसंबर 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश के शिक्षकों की परीक्षा का आयोजन किया है। 40% से कम परीक्षा परिणाम वाले जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी हैं और उससे कैचमेंट एरिया के जो मिडिल विद्यालय हैं, उन विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा का आयोजन दक्षता परीक्षा के नाम से किया गया है। हम शिक्षक साथी आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहते हैं, हमारे कुछ सवाल हैं। हम इस परीक्षा को देने के पहले, इस परीक्षा को फॉलो करने के पहले ये पूछना चाहते हैं कि किसी भी विद्यालय के परीक्षा परिणाम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, क्या उन कारकों पर मध्य प्रदेश शासन ने कोई रिसर्च कराया है? और यदि रिसर्च कराया है तो क्या उसकी रिपोर्ट, उसकी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होगी, जिसमें यह बात निकल करके आई हो कि विद्यालय के परीक्षा परिणाम में केवल और केवल शिक्षक दोषी है। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा जो दूसरा सवाल है कि विद्यालय में शिक्षक से ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी विद्यालय के प्राचार्य की होती है, तो क्या मध्य प्रदेश शासन विद्यालय के प्राचार्य को दोषी मानती है? और यदि दोषी मानती है तो क्या प्राचार्यों की भी परीक्षा का आयोजन नहीं होना चाहिए? तीसरी बात कि हम जो परीक्षा हमारी आयोजित है, हम शिक्षकों की, वो किताब खोल करके परीक्षा देने का आयोजन है। हम किताब खोल करके नहीं, हम वो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं जिस परीक्षा को पास करके हमें मध्य प्रदेश शासन ने शिक्षा विभाग में रखा है। लेकिन इस परीक्षा का जो सिस्टम है तो वो टॉप टू बॉटम होना चाहिए। हमारे जो मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो विभिन्न विभागों में पदस्थ हैं, क्या सभी ने अपने टारगेट को 100% पूरा किया है? और यदि नहीं किया है तो क्या उनकी परीक्षा नहीं होनी चाहिए? इसलिए इसमें हमारा यह कहना है कि अभी विगत कई वर्षों से हम राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के जिलाध्यक्ष हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय कुमार बंधु जी ने 2017 से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के पूरे देश में आंदोलनरत हैं। मध्य प्रदेश में हमारे प्रांताध्यक्ष परमानंद लहरिया जी यहां मध्य प्रदेश के 6 लाख कर्मचारियों के पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कर्मचारियों को जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करने के बजाय आप भय पैदा करने के लिए, आप कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए इस तरह के परीक्षा का आयोजन करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है उसके जो घटक हैं वो विद्यालय प्रबंधन है, विद्यालय आपकी शिक्षा नीति है, पालक हैं, बच्चों की उपस्थिति है। क्या सबकी जिम्मेदारी शिक्षक की है? और यदि ऐसा नहीं है तो इस तरह से राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक का अपमान करना कहां तक उचित है? इसलिए हम लोग आपके माध्यम से, चूंकि आप इस देश के चौथे स्तंभ हैं, जब कभी भी देश में अच्छा या बुरा हुआ है तो आप समाज को, देश को आईना दिखाने का काम करते हैं। आपके माध्यम से हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जो ये परीक्षा का आयोजन हुआ है इसको निरस्त किया जाए। ये परीक्षा यदि निरस्त नहीं होती तो हम लोग इसमें अपना अपमान महसूस कर रहे हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि विगत वर्ष 30% से कम विद्यालय वाले शिक्षकों की परीक्षा हुई। इस वर्ष 40% किया गया। वही शिक्षक साथी हमारा
जो पिछले साल 30 वर्ष के परीक्षा परिणाम को लेकर के परीक्षा दक्षता की दिया था, आप उसकी फिर से परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। क्या सड़क निर्माण करने वाले इंजीनियर जिसकी सड़क खराब हो जाती है तो आप उसकी परीक्षा आयोजित करते हैं? क्या अस्पताल में काम करने वाले हमारे डॉक्टर महोदय किसी पेशेंट को नहीं ठीक कर पाते तो आप उसकी परीक्षा का आयोजन करते हैं? आप बताइए, इस पर विचार करना चाहिए सरकार को कि आज से नहीं, सनातन इतिहास साक्षी है इस बात का कि मनुष्य की आईक्यू सबकी बराबर नहीं होती, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। यदि सबका रिजल्ट एक समान आता तो ये ग्रेडिंग व्यवस्था क्यों है कि कोई फर्स्ट डिवीजन आ रहा, कोई सेकंड डिवीजन आ रहा, कोई थर्ड डिवीजन आ रहा। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। प्रशासन द्वारा हटाया गया अवैध अतिक्रमण, शहर में हो रही दिन दहाड़े लूट, फिर महिला हुई शिकार। ICICI बैंक फर्जीवाड़ा, फिर आया एक और मामला सामने। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।